बच्चों अब अपन रेडॉक्स रिएक्शन का नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। इससे पहले अपन ने जो है ऑक्सीडेशन नंबर देखा, उसको फाइंड आउट करने के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, है ना। ऑक्सी एसिड क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में बच्चों अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर अपने को कहाँ कहाँ और कैसे कैसे काम में आएगा वो अपन देखेंगे, यानी कि एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो है बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की एप्लीकेशंस क्या क्या होंगी वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, to compare acidic strength and basic strength। बच्चों अगर आपको ऑक्सीडेशन, देखो यहां से कई बार क्वेश्चन पुट अप किया गया है एग्जाम के अंदर, तो अपन कैसे कंपेयर करेंगे कौन सा एसिड अच्छा है, कौन सा एसिड कमजोर एसिड है, या कौन सा बेस अच्छा है, कौन सा बेस कमजोर है, ये अपन को कैसे पता चलेगा। तो बच्चों ये अपन देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से। तो यहाँ पर मैं आपको दो सिंपल से फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, वो समझो आपका सब कुछ काम उन्हीं से हो जाएगा। देखिए क्या है फॉर्मूला, यहां मैं लिखूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब बच्चों अगर किसी एसिड के लिए ऑक्सीडेशन नंबर इफेक्टिव एलिमेंट का हाई है तो वो अच्छा एसिड होगा, और जिसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर कम है वो एसिड वीक होगा। देखिए किस तरीके से अपन इसको समझेंगे। जैसे बच्चों आपको ध्यान होगा अपन ने डिस्कस किया था HClO, HClO2, HClO3, HClO4, और इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने देखा था। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको, सिंपल क्या बताया था, 1 + x - 2 = 0। यहाँ पर लिख देंगे 1 + x - 4 = 0। पहले निकाल चुके हैं इसका 1 + x - 6 = 0, 1 + x - 8 = 0। तो यहाँ x निकालेंगे, भाई इसका 1 है, इसको x कंसीडर किया, ऑक्सीजन पे -2, तो यहाँ x निकालेंगे तो +1 आएगा। यहाँ पर x निकालेंगे तो कितना आएगा, +3 आएगा। यहाँ x निकालेंगे तो 6 - 1 यानी कि +5 आएगा। यहाँ पर x फाइंड आउट करेंगे, 8 - 1 +7 आएगा। तो यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, है ना। तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए, जिस एसिड के लिए ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा हाई होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा हाई होगी। समझ गए। और देखिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको दे दिया है बच्चों H2S, H2SO3 और H2SO4, और इसमें भी वही आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। बताइए कैसे निकालेंगे। वही यहाँ पर x निकालेंगे तो -2 आएगा क्योंकि इसका +2 है। यहाँ निकालेंगे तो 2 + x - 6 = 0। इसको x कंसीडर किया, हाइड्रोजन का 2 है, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 3 पे -6 है, तो x निकालेंगे तो 6 - 2 यानी कि +4 आएगा। यहाँ पर देखिए इसका हो गया 2, इसको हमने x कंसीडर किया, -8 = 0, तो x निकालना है तो +6 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये -2 है, ये +4 है, +6 है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सिंपल सी इस तरीके से चली जाएगी। बताइए कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ की बात और है। एसिडिक स्ट्रेंथ आपको फाइंड आउट करना है, सीधा सीधा ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दीजिए। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूंगा तो वो बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर अगर हायर होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ वीक होगी उसकी, मतलब वो वीक बेस होगा। जैसे मुझे एग्जांपल दे दिया है FeOH
होल ट्वाइस और एक दिया है FeOH होल ट्वाइस। इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये रहा 2, यहाँ +2 लिख दिया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये रहा +3 लिख दिया। इसका कम है ऑक्सीडेशन नंबर तो ये अच्छा बेस होगा। इसी तरीके से बच्चों कहीं दे दिया SnOH होल ट्वाइस, कहीं दे दिया SnOH होल 4। तो यहाँ आप देखोगे +2 होगा क्योंकि -2 है, यहाँ -4 है तो इस पर +4 होगा क्योंकि टोटल तो न्यूट्रल है। तो ये +2 है, ये +4 है तो +2 वाला अच्छा बेस होगा। तो बच्चों ये सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और बेसिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये इसकी पहली एप्लीकेशन यहाँ पर फिनिश होती है, सेकंड पे चलते हैं। एप्लीकेशन नंबर 2 की बात करते हैं। टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का पॉसिबल फॉर्मूला अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए अपनी हेल्प करेगी ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चों उसका सीधा सा फंडा है कि जितने भी एलिमेंट हैं कंपाउंड के लिए क्या कहूंगा, कंपाउंड पे टोटल चार्ज तो 0 है, तो जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करेंगे तो 0 के इक्वल आना चाहिए। देखिए इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया है, इन ए कंपाउंड 3 एलिमेंट आर प्रेजेंट। इन ए कंपाउंड elements are present। किसी कंपाउंड में 3 एलिमेंट प्रेजेंट है बच्चों, A, B और C। A, B एंड C। तो इसका दे रखा है, इसका जो A का दे रखा है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर वो +2 दे रखा है, B का +1 दे रखा है और C का -1 दे रखा है। और एक और पॉसिबल फॉर्मूला क्या होगा, जैसे पहला दे रखा है ABC3, दूसरा दे रखा है बच्चों A2BC5, तीसरा आपको यहां पर दे रखा है AB2C4 और फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया है ऑल। तो जरा चेक कीजिए किस तरीके से, अगर सबका सम 0 के इक्वल करेंगे क्योंकि ये कंपाउंड सारे के सारे न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल है तो जितने भी एलिमेंट हैं सबके ऑक्सीडेशन नंबर का आप सम करेंगे तो वो 0 के इक्वल करेंगे बच्चों। तो उस केस में अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो आप समझ जाइए उस कंपाउंड का फॉर्मूला है, और अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला वो नहीं होगा। देखिए कैसे, जैसे यहाँ A का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, +2 है, B का कितना है +1 है, और एक C का -1 है, तो 3 C है तो कितना होगा -3। तो +3 -3 0 आ रहा है, इसका मतलब यस दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन। A2 दे रखा है बच्चों, एक A पर +2 है तो 2 पे कितना होगा बच्चों +4, B पर कितना है +1, C पर कितना है, 1 पर -1 है तो 5 पे कितना हो जाएगा -5, +5 -5 यस टोटल 0 आ रहा है न्यूट्रल, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल फॉर्मूला है। अब इस पर आ जाइए, A पर कितना है बच्चों +2 है, ये लीजिए +2, B पर कितना है 2B है तो 2, 1 पर +1 है तो 2 पे कितना होगा +2 होगा, C पर कितना है -1 तो 4 पे कितना होगा -4, तो +4 -4, इसका मतलब ये भी सही फॉर्मूला है। इसलिए मेरा सही आंसर कौन सा जाएगा बच्चों, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा कि यहाँ पर सभी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको इस तरीके से किसी भी कंपाउंड का आप पॉसिबल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपन ने 2 एप्लीकेशन चेक कर ली है अभी तक, एक तो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, बेसिक स्ट्रेंथ बोलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा मैंने बताया था पॉसिबल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का कैसे फाइंड आउट करते हैं,
उसके लिए सिंपल सा बताया था कि जितने भी ये दे रखे हैं इनका सम कर दीजिए। जब आप इनका सम करेंगे तो ये 0 के इक्वल आएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपने अगले एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन नंबर 3 to find out oxidizing or reducing nature of a compound। फाइंड आउट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए आपको हेल्प करेगा बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर 2-3 रूल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला जो इसके अंदर निकल के आता है वो समझिए ध्यान से। अगर किसी कंपाउंड में इफेक्टिव एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, किसी कंपाउंड में इफेक्टिव एलिमेंट अगर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मैं कहूंगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। बच्चों अभी आपको ये पता नहीं है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, बट इसी चैप्टर में आगे चल करके अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो दूसरे को रिड्यूस करेगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज कैसे करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सामने वाले का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या हो जाएगा रिडक्शन। भाई मैं जब सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लूंगा तो सामने वाले का होगा ऑक्सीडेशन और मेरा क्या हो जाएगा रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का ऑक्सीडेशन करते हैं और खुद का उनका क्या होता है बच्चों रिडक्शन होता है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ये डेफिनेशन है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, सामने वाले का रिडक्शन करेगा और खुद का क्या होगा ऑक्सीडेशन, है ना। सामने वाले का रिडक्शन कैसे करेगा, जो उसको इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका क्या कर देगा रिडक्शन और खुद का क्या हो जाएगा बच्चों ऑक्सीडेशन। तो जरा आप इस चीज को समझिए। हमने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब है, कब काम करेगा, जब किसी भी कंपाउंड में इफेक्टिव एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कंपाउंड। यस लिख देते हैं पहला पॉइंट। If effective element in a compound is in its maximum oxidation state, if effective element in a compound is in its maximum oxidation state, then compound will act as oxidizing agent, as oxidizing agent। सिंपल सी बात है, अगर इफेक्टिव एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, इफ इफेक्टिव एलिमेंट इज इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन ए कंपाउंड, देन कंपाउंड विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए कैसे, एग्जांपल के तौर पे समझिए। जैसे H2SO4 है बच्चों, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने फाइंड आउट की थी +6 है, और आपको पता है इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6th ग्रुप का है तो +6 होगी। तो यहाँ पर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ऑलवेज विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ K2Cr2O7। यहाँ पर मैं बात करता हूँ, इसका 2 हो गया है +2x, 2 अननोन है तो 2x, इसका 2 होता ही है, 1 पर -2 तो 7 पर -14, 0 के इक्वल कर दिया तो 2x = 12, यानी कि x = +6। और आपको पता है क्रोमियम का +6 मैक्सिमम है, इट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। और एग्जांपल देखिए, जैसे मुझे दे दिया है KMnO4, तो 1 +
x माइनस 8 इक्वल टू 0। x निकालना है तो 8 माइनस 1 यानी कि +7। तो +7 है तो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो हम कहेंगे वो केवल और केवल किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और एग्जांपल देखिए, जैसे H3PO4 है ना, HClO4 या H3PO4 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है तो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है तो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। इसी तरीके से एग्जांपल आप ले लीजिए HNO3, नाइट्रोजन का निकालना है तो 1 प्लस इसको x कंसीडर किया, 1 पर -2 है तो 3 पर -6 होगा इक्वल टू 0। x निकालना है +5 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर +5 आ रहा है, इसका मतलब ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो किसी भी कंपाउंड में अगर इफेक्टिव एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कंपाउंड केवल किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या होगा, वो सेकंड इसका पार्ट देखते हैं। इसका बी पार्ट देखते हैं बच्चों। इफ इफेक्टिव एलिमेंट shows minimum oxidation state then if effective element shows minimum oxidation state in a compound then compound will act as reducing agent, अगर इफेक्टिव एलिमेंट अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो बच्चों कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको फाइंड आउट करने का मेथड बताया था, ग्रुप नंबर -8 याद है आपको? तो वो जरा देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया है अमोनिया, एग्जांपल के तौर पर मैंने लिख दिया है अमोनिया। तो यहाँ आप देखिए अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ये +3 है तो ये -3 होगा। H2S की बात करो तो ये +2 है, ये -2 है। तो बताइए नाइट्रोजन अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, क्योंकि इसका ग्रुप नंबर अमोनिया का जो है नाइट्रोजन का वो है 5th A, तो 8 माइनस ग्रुप नंबर है ना, ग्रुप नंबर -8 जब अपन करेंगे तो -3 मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी भी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जब कंपाउंड अपनी इसी तरीके से CH4 की मैं बात करता हूँ तो CH4 में ये -4 है, ये अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जब कंपाउंड में कोई भी इफेक्टिव एलिमेंट अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, और अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा। अब इसका थर्ड पॉइंट और मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए वो ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, मतलब वो अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो उस केस में क्या होगा? तो जब बच्चों इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट कर सकता है ना। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में मतलब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो दोनों की तरह एक्ट करेगा, है ना। यहाँ लिख देता हूँ, इफ effective element shows intermediate oxidation state, मतलब between minimum and maximum। इस बात का मीनिंग क्या हुआ? between minimum and maximum oxidation state। इफेक्टिव एलिमेंट इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, देन कंपाउंड विल एक्ट एज बोथ
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों की तरह वो बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अगर वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो दोनों की तरह बिहेव करेगा। देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा HNO2 H2SO3, यहाँ नाइट्रोजन का देखिए 1 + x - 4 = 0, x निकालना है तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा 4 - 1 यानी कि +3 आएगा HNO2, है ना। 1 इसका ले लिया, 1 + x - 4 = 0, HNO2 दे दिया हमने, +3 है ना। इसी तरीके से दे दिया है मुझे H2SO3, तो 2 + x - 6 = 0, तो x निकालना है +4। अब मुझे बताइए +4 इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? नहीं। नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +5 है, लेकिन यहाँ पर कितनी है? +3 है। मिनिमम -3 है, मैक्सिमम +5 है, तो ये इंटरमीडिएट हो गया है, दोनों के बीच का हो गया है ना। तो ये दोनों की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पर देखिए इसकी मिनिमम कितनी होती है? -2, और यहाँ कितनी है? +4, और मैक्सिमम कितनी होती है? +6, तो ये भी दोनों की तरह बिहेव करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी मदद से। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ऑलवेज, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है इट विल बी ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट, और मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है मतलब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो उस केस में आप क्या कहोगे? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट भी है ना। तो ये तीनों बातें, तो बच्चों एप्लीकेशन अपन ने डिस्कस कर ली है। सबसे पहले एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। फिर दूसरा अपन ने क्या देखा था बच्चों? अपन ने दूसरा देखा था किसी भी कंपाउंड का पॉसिबल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वो मैंने बताया था कि कंपाउंड है तो न्यूट्रल है, तो जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट उनका सम कर लीजिए, वो 0 के इक्वल होगा। और तीसरा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे फाइंड आउट करोगे। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मिनिमम में है रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये सिंपल सा टॉपिक यहाँ पे फिनिश हुआ। चलिए बच्चों, अपन डिस्कस कर रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर अपन पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो उसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट एप्लीकेशन डिस्कस कर ली है, और जिसमें पहली एप्लीकेशन अपन ने देखी थी कि भाई अपन ऑक्सीडेशन नंबर से एक तो अपन पता कर सकते हैं कि भाई एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ किस तरीके से वेरी करती है। दूसरा अपन ने देखा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कोई कंपाउंड कैसे होगा, ये अपन ने देखा था इसकी हेल्प से। और अब अपन जो देखने जा रहे हैं बच्चों वो इसमें इंपॉर्टेंट है, और वो इसका फोर्थ एप्लीकेशन है, वो है इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना किसी भी कंपाउंड का। तो फोर्थ एप्लीकेशन है बच्चों टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करें अपन ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से। तो वो जरा अपन देखते हैं। देखिए वैसे इक्विवेलेंट वेट को आप डिटेल में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाले चैप्टर में आप डिस्कस करते हैं, वहां पर आप डिटेल में देखते हैं इक्विवेलेंट क्या है, उसको फाइंड आउट करने के क्या क्या मेथड हैं, वो वहां पर डिस्कस करते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा आपसे बात करूं तो इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। ये एक जनरल फॉर्मूला है ना। जैसे अपने को कोई भी कंपाउंड दे दिया है, जैसे H2SO4 दे दिया है, और ये का इसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कीजिए। तो सिंपल सा मेथड है, इसका जो मोलिकुलर वेट है उसको वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए। इसका वैलेंसी फैक्टर है 2, क्योंकि एसिड का वैलेंसी फैक्टर होता है एसिड कितने H+ डोनेट कर सकता है, इसका 2 है तो मैंने डिवाइड कर दिया 2 से। इसी तरीके से अगर मुझे NaOH दे रखा है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो सीधा सा फॉर्मूला होगा मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 1, क्योंकि इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, क्योंकि बेस का वैलेंसी फैक्टर होता है बेस कितने OH- रिलीज कर सकता है, वो बेस का वैलेंसी फैक्टर है। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दिया है और ये कहा है भाई इसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करो, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, और इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 2, क्योंकि ये 2 OH- रिलीज कर सकता है। तो कहानी का सार ये है कि अगर मुझे केवल कंपाउंड दिया हो, तो सिंपल कंपाउंड दे रखा है तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फंडा क्या होगा, मोलिकुलर वेट
डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, लेकिन हम ये बातचीत कर रहे हैं कि भाई एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से अपन कैसे इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे, मतलब आपको ऑक्सीडेशन नंबर में अगर चेंज हो रहा है तो उसकी हेल्प से भी अपन इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला है बच्चों। क्या फॉर्मूला है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने का, वो होता है बच्चों, ऊपर आएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या बताया बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। पर मोल में ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज होता है वो हम डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से। या फिर दूसरा फॉर्मूला हम ये कह सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय टोटल gained इलेक्ट्रॉन पर मोल और टोटल लॉस्ट इलेक्ट्रॉन पर मोल। मैंने और लगा दिया है बीच में, यानी कि सिंपल से दो फॉर्मूले हैं। या तो हम करें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, या मैं कहूं टोटल गेन इलेक्ट्रॉन पर मोल और टोटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, या फिर टोटल लॉस्ट इलेक्ट्रॉन और टोटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पर मोल। इससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों, है ना। ये फॉर्मूला है हमारे पास सिंपल सा। अभी इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे अपन, वो कुछ एग्जांपल्स की मदद से मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको ध्यान रखना है, दोनों के दोनों फॉर्मूले बेहद इंपॉर्टेंट है और इन पर हम आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए देखते हैं इसको वन बाय वन कैसे अप्लाई करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 में डिस्कस कर रहा हूं आपसे। C2O4-2 इन एसिडिक मीडियम कन्वर्ट्स इनटू CO2। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये आयन होता है बच्चों ऑक्जेलेट आयन, और जब एसिडिक मीडियम इसको मिलता है तो ये CO2 में कन्वर्ट होता है। यहाँ हमारा एक कॉन्सेप्ट काम करेगा, क्या? एक फंडा कह लीजिए, कॉन्सेप्ट कह लीजिए, और वो क्या है जो आपको क्वेश्चंस में भी मदद करेगा। X निकालो, सबसे पहला काम होगा आपका X निकालना, फिर आपको रुकना होगा, रुको, फिर मैं कहूंगा देखो, उसको देखिए और फिर आगे बढ़ो। ये अपना कॉन्सेप्ट यहाँ काम करेगा बच्चों। X सबसे पहले X फाइंड आउट कीजिए, फिर X निकालने के बाद आपको रुकना है, फिर देखिए, फिर आगे बढ़ो। X निकालो, रुको, देखो, आगे बढ़ो। ये अपनी अप्रोच रहेगी। तो जरा देखिए इस एग्जाम्पल में अपन कैसे डिस्कस करेंगे बच्चों इसको। सबसे पहला काम है मेरा X निकालना। कैसे निकालेंगे X? 2x माइनस 8 इक्वल्स टू -2। जिसका फाइंड आउट करना उसको X कंसीडर किया। दो अननोन है तो 2x ले लिया, माइनस 1 के लिए -2 तो 4 के लिए -8 इक्वल्स टू -2। तो 2x इक्वल्स टू 8 -2 यानी कि प्लस का 6, x इक्वल्स टू +3। इधर निकालिए x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +4। अब देखिए मुझे अगर इस वाले रिएक्टेंट का मुझे अगर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है तो मैंने लिखवाया था मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, ये था अपना सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, इसके एक मोल में कार्बन के कितने एटम दिख रहे हैं बच्चों? 2 एटम है ना। एक मोल में 2 एटम है, यहाँ एक मोल में एक ही एटम है। तो यहाँ पर मुझे 2 एटम के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज फाइंड आउट करना है। कितने एटम के अकॉर्डिंग बच्चों? 2 एटम के अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पर 2 एटम है, इसमें एक है तो इसके लिए 2 के अकॉर्डिंग निकलेगा, इसमें एक है तो 1 के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो देखिए यहाँ सबसे पहले X निकाला, अब रुक करके देखना है। रुक करके मैंने देखा एक मोल में 2 एटम है तो 2 के लिए निकालेंगे। कैसे? 1 के लिए अगर +3 है तो 2 के लिए बच्चों +6 होगा क्या? यस। तो इधर भी देखिए
1 के लिए +4 है तो 2 के लिए बच्चों +8 होगा क्या? यस, क्योंकि इधर 2 के लिए तो उधर भी बराबर रखो भाई, 2 इधर है तो इक्वली उधर करोगे, 2 के लिए उधर निकालोगे, तो यहाँ +6 है, यहाँ +8 है, तो चेंज कितने का होता है? चेंज होता है बच्चों 2 का। और मैंने ये बताया था मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2 कर दिया है मैंने इस कंपाउंड के लिए। अब इस कंपाउंड की बारी आती है, इसमें 1 है बच्चों, इसको x निकाल करके रुकना है, फिर देखना है क्या यहाँ 1 के लिए +4 है और यहाँ 1 के लिए +3 है, तो जरा देखिए डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने का है? 1 का, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? m/1। ये सिंपल सा फंडा यहाँ पर काम करता है बच्चों, कहीं पर भी इसमें कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सबसे पहला काम है आपका x फाइंड आउट करो, देन आपको रुकना है, फिर देखना है क्या चीज देखनी है कि भाई पर मोल कितने एटम है, क्योंकि मुझे पर मोल के लिए कैलकुलेट करना है 1 मोल में कितने एटम है, उस बेसिस पर हमें यहाँ पर चलना होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, दूसरे एग्जाम्पल का रुख करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, हमारे पास है बच्चों Cr2O7-2 और इसको मिलता है एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट होता है Cr+3। सिंपल सा है, Cr2O7-2 एसिडिक मीडियम में Cr+3 में कन्वर्ट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सबसे पहला काम क्या है बच्चों, x फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2x - 14 = -2, तो अननोन है तो 2x ले लिया है, 1 के लिए -2 तो 7 के लिए -14 = -2, तो 2x = 12, x = +6। अब x निकालने के बाद रुकना है, देखना है क्या है कि यहाँ पर 2 है, तो 1 के लिए कितने का चेंज है? +6 का, तो 2 के लिए चेंज कितने का होगा बच्चों? +12 का। क्लियर? अब इधर आ जाइए, x = +3, 1 के लिए +3, 1 के लिए +3 है, तो 2 के लिए कितना होगा? +6। भाई साफ साफ दिख रहा है कि 1 के लिए +3 है तो 2 के लिए +6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 के लिए +12 है, तो जरा डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितने का है बच्चों? 6 का है, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 6 है ना, सिंपल सा फंडा m/6 आ जाएगा, क्योंकि अपन ने यही देखा है कि पर मोल कितने का चेंज है और पर मोल में कितने एटम है, उस बेसिस पर आपने कैलकुलेट किया। यहाँ पर मोल की बात करता हूँ तो एटम कितना है बच्चों? 1, तो यहाँ 1 के लिए चेंज कितने का है? +3 का है ना। तो इसकी बात करोगे तो इसके एटम कंसीडर करोगे कितने नंबर है उनका, उसकी बात करेंगे तो उसमें कितने एटम है वो कंसीडर करना है। अब यहाँ पर 1 के लिए +3 है, यहाँ 1 के लिए +6 है, तो जरा बताइए डिफरेंस कितने का है बच्चों? डिफरेंस कितने का है? 1 का है, तो कितना होगा इसका? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1। ये सिंपल सा फंडा यहाँ पर आता है, यानी कि x निकाल करके रुकना है, फिर देखना है। अब जरा हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों KMnO4 का, यानी कि MnO4- का। थर्ड एग्जांपल नंबर 3। कई बार इसको KMnO4 लिख के दे देते हैं और कई बार इसको MnO4- दे देते हैं। इसमें पहला लेते हैं अपन एसिडिक मीडियम। MnO4- को हमने बच्चों एसिडिक मीडियम में लिया हुआ है, तो क्या होगा जरा देखिए। ये कन्वर्जन आपको ध्यान में रखने हैं कि जैसे एसिडिक मीडियम में Cr2O7- Cr+3 में कन्वर्ट हुआ है, ऐसे ही एसिडिक मीडियम में जो मेरा MnO4- है, एसिडिक मीडियम अगर इसको मिलता है तो ये कन्वर्ट होगा बच्चों Mn+2 में। ये कन्वर्जन आपको ध्यान में रखना है। MnO4- किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों? Mn+2 में। चलिए अब देखिए वही सेम मेथड रहेगा, x फाइंड आउट करना है, फिर रुकना है, फिर देखना है और देन आगे बढ़ना है। तो जरा देखिए यहाँ मैं फाइंड आउट करूंगा तो x - 8 = -1, x = 8 - 1 यानी कि +7। यहाँ देखिए x = +2। यहाँ पर x निकालने के बाद रुक करके देखिए अपन, देखने पर पता चला कि दोनों की तरफ ही 1 एटम है,
चेंज कितने का आ रहा है? अब देखिए आपको एटम का नंबर तो दोनों तरफ सेम है, तो चेंज दोनों तरफ सेम आएगा। कितने का डिफरेंस आ रहा है? चेंज आ रहा है 5 का बच्चों। पर मोल कितने का चेंज है? 5 का। तो यहाँ क्या कर दोगे? m डिवाइड बाय 5 और इधर भी क्या हो जाएगा बच्चों? m डिवाइड बाय 5, यानी कि मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। चलिए अब हम आगे और बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम में डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों देखेंगे अपन। इसी का ही केस लेते हैं नेक्स्ट। बी देखते हैं बच्चों, दैट इज बेसिक मीडियम। देखिए बेसिक मीडियम में क्या होगा? MnO4 माइनस ये कन्वर्ट होता है MnO2 में या फिर Mn+4 में। ये ध्यान रखना है आपको। MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होता है? MnO2 में या फिर Mn+4 में। ये कन्वर्जन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे कन्वर्जन। अब देखिए वही सेम चीज होगी, क्या वही x फाइंड आउट करना है? तो सबसे पहले x निकालते हैं। चलिए कैसे? x -8 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू +7। यहाँ देखिए x इक्वल्स टू +4। अगर मैं बात करता हूँ कितने हैं एटम पर मोल में? एक ही है। तो जरा देखिए चेंज कितने का हुआ? चेंज हुआ है बच्चों 3 का हुआ है। तो 3 का चेंज हुआ है तो इधर कितना करोगे? m/3 है ना, और इधर भी क्या करोगे? m/3, यानी कि कोई रॉकेट साइंस नहीं। चेंज कितने का है वो हमें ध्यान रखना है, तो वही m/3 आ रहा है, m/3 आ रहा है। ये हो गया है डाइल्यूट बेसिक में। अब कंसंट्रेटेड बेसिक मीडियम की बात करते हैं, जरा इधर देख लेते हैं। अगला लेते हैं सी। बेसिक मीडियम के अंदर मैंने ये बता दिया डाइल्यूट। सी लेते हैं वही बेसिक मीडियम, बट इस बार कैसा रहेगा बच्चों? कंसंट्रेटेड। बेसिक मीडियम और मैं कहूंगा कंसंट्रेटेड। देखिए अब यहां कंसंट्रेटेड अगर बेसिक मीडियम लिया है तो क्या होगा? MnO4 माइनस कन्वर्ट्स इनटू MnO4 -2। ये कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। MnO4 माइनस कन्वर्ट्स इनटू MnO4 -2। ठीक है, पहला वही काम होगा। सबसे पहले क्या करना है बच्चों? x फाइंड आउट करना है। कैसे? x -8 इक्वल्स टू -1। x निकालना है तो 8 -1 यानी कि +7। इधर देखिए क्या होगा? x -8 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 8 -2 यानी कि +6। +7 से +6 यानी कि 1 का डिफरेंस आ रहा है दोनों ही साइड। तो m/1 इधर हो जाएगा और m/1 ही इधर हो जाएगा। तो इसमें कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों तरफ ही m/1 हो जाएगा। चलिए बच्चों एक और लेते हैं अपन, और वो है न्यूट्रल मीडियम। अगर हमें दे दिया जाए तो हम कैसे करेंगे? तो उसको जरा डी लिख लेते हैं बच्चों। न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम बच्चों, न्यूट्रल मीडियम आपको अलग से ध्यान नहीं रखना है। जो आपका डाइल्यूट बेसिक मीडियम है वही आपका न्यूट्रल मीडियम है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि MnO4 माइनस विल कन्वर्ट्स इनटू Mn+4। अभी अभी मैंने जो बोर्ड पे लिखा है तो इसमें m/3 आया था इधर भी और m/3 आया था इधर भी। तो यहाँ पर आपको कुछ भी विशेष ध्यान रखने वाली बात नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम। बेसिक में आपको 2 दे दिए हैं, डाइल्यूट बेसिक मीडियम एंड कंसंट्रेटेड बेसिक मीडियम। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार क्या करते हैं कि MnO4 दे देते हैं और मीडियम के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। तब उस केस में अपन क्या करेंगे? तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर मीडियम कुछ नहीं कहा जाए तो आपको एसिडिक लेना है। हमेशा ध्यान रखें, कुछ भी मीडियम के बारे में नहीं बताया है तो कैसा लोगे आप बच्चों? एसिडिक मीडियम। और अगर बेसिक मीडियम में भी कुछ भी नहीं बताया गया है तो वहां पर आप लोगे डाइल्यूट बेसिक मीडियम। तो यहाँ स्पेशल पॉइंट लिख देता हूं। स्पेशल पॉइंट क्या होगा बच्चों? इफ
मीडियम इज नॉट गिवन, इस केस में मीडियम गिवन नहीं है, देन एसिडिक मीडियम लोगे आप। कौन सा लोगे बच्चों? एसिडिक मीडियम लोगे। और इफ बेसिक मीडियम इज गिवन, केवल अगर बेसिक मीडियम लिया है तो आप अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो उस केस में आप डाइल्यूट बेसिक लेकर के चलोगे। मतलब मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट बात बताई है, अगर मीडियम गिवन नहीं है तो आपको एसिडिक लेना है, और बेसिक मीडियम में कुछ नहीं बताया है तो आपको डाइल्यूट बेसिक मीडियम लेना है। ये दो इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ से आप पर डिस्कस कर ली हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें एक्स निकालना है, रुकना है, देखना है, देन हमें आगे प्रोसीड करना है। ये हमारी प्रोसेस रहेगी। तो आपको पूरी बात शायद समझ में आ चुकी है। ये बच्चों सारे के सारे एप्लीकेशंस हुए ऑक्सीडेशन नंबर के। कुछ एग्जांपल्स भी हम आगे और डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों अगर कोई कंपाउंड दिया है और फिर मुझे इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है तो सिंपल सा तरीका है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। लेकिन अगर मुझे कंपाउंड गिवन नहीं है ना, और इस तरीके से रिएक्शन दे रखी है जहां ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, तो जहां भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। दूसरा फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय टोटल गेन्ड इलेक्ट्रॉन पर मोल और टोटल लॉस्ट इलेक्ट्रॉन पर मोल। ये फॉर्मूला आप जो है काम में लेकर के हम और भी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको जो है Cr2O7 का बताया है, KMnO4 का बताया है, इसके अलावा हमें और भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ऑक्सीलेट आयन का बताया है। ये यहाँ तक के कन्वर्जन आपको ध्यान रखने हैं।